विशाल प्रताप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस महिला महाविद्यालय, अलीगंज, लखनऊ। मैं आज भारतीय प्रशासनिक चिंतन के अंतर्गत आप लोगों को कौटिल्य और गांधी के विचारों से परिचित कराऊंगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी विचारक को पढ़ने से पहले उसकी तत्कालीन परिस्थितियां क्या रहती हैं, किस परिस्थितियों में वो अपने विचार देता है, इसको जानना जरूरी होता है। तो आइए कौटिल्य को पढ़ते समय उसमें कैसी परिस्थितियां थी, किन परिस्थितियों में उसने विचार दिए, इन सभी चीजों को जानेंगे। तो कौटिल्य के विचारों को जानने के साथ साथ हम कौन कौन से विचार कौटिल्य के अंतर्गत जानेंगे उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कौटिल्य का जीवन परिचय और तत्कालीन परिस्थितियां क्या थीं जिसमें कौटिल्य ने अपने विचारों को दिया था, उसको जानेंगे। उसके बाद कौटिल्य का जो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित विचार है उसको जानेंगे। फिर कौटिल्य के जो राज्य का सप्तांग सिद्धांत है उसके बारे में हम जानेंगे। और कौटिल्य अपने राज्य के सप्तांग सिद्धांत को देने के साथ साथ आंतरिक व्यवस्था के संचालन के साथ साथ बाह्य दूसरे देशों के साथ कैसे कोई संबंध स्थापित करेगा, उसके बारे में भी बहुत ही विस्तृत रूप से अपने मंडल सिद्धांत में इस विचार को दिया है, तो उसको देखेंगे। उसके बाद कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया कि एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन उसका व्यवहारिक रूप में कैसे उसका प्रयोग करना चाहिए, इसको कौटिल्य ने अपने षड्गुण नीति के माध्यम से बताया है। तो फिर हम कौटिल्य के षड्गुण नीति को भी देखेंगे। कौटिल्य ने इसके बाद प्रशासन के संबंध में जो जो नीतियां अपनाई जानी चाहिए इस राजा के द्वारा, उसके बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा की है। कौटिल्य ने जिस प्रशासन को चलाने में जितनी भी समस्याओं का सामना करने पड़ता है, उन समस्याओं का भी जिक्र और उनका क्या समाधान हो सकता है उसका भी जिक्र किया है। तो कौटिल्य का भ्रष्टाचार संबंधी क्या विचार है, भ्रष्टाचार को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसके बारे में कौटिल्य ने क्या बताया है, इसको भी देखेंगे। उसके बाद राज्य, कोई भी राज्य होता है वो वित्त से ही संचालित होता है, तो वित्त प्रणाली के अंतर्गत वो कैसे टैक्सेशन की प्रणाली को लागू करने का बात करता है, हम उसको भी देखेंगे। तो इन सारे विचारों को समाहित करते हुए हम कौटिल्य के सभी जो प्रशासनिक चिंतन के रूप में उसके जो विचार हैं उसको देख पाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कौटिल्य का जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड था कि कोई भी जो विचारक होता है वो अपने तत्कालीन समय और परिस्थितियों से प्रभावित होता ही है। विचार देते समय उसके जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं रहती हैं उस समय की, वो जिन परिस्थितियों को भोगा रहता है, उसके यथार्थ में, उसके प्रशासनिक चिंतन में उस बात को हम देख सकते हैं। कौटिल्य का एक सबसे फेमस 2 लाइन संस्कृत की है कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजानाम च हिते हितम नात्यम प्रियम हितम राज्ञ प्रजानाम तु प्रियम हितम। कौटिल्य के जो ये 2 लाइन है, ये पूरा उसके चिंतन का सार है कि प्रजा को, राजा को हमेशा प्रजा के बारे में सोचना चाहिए, प्रजा के हित के बारे में ही सोचना चाहिए। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में इसका बहुत ही विस्तृत रूप से वर्णन किया है। और अर्थशास्त्र लिखे जाने के पश्चात अर्थशास्त्र को प्रशासनिक कला पर लिखी गई सबसे डिटेल में पुस्तक भी बोली गई, सर्वश्रेष्ठ निबंध बोला गया। और कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र का प्रतिपादन इसलिए भी सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अर्थशास्त्र के प्रकाशन से पहले प्रशासनिक चिंतन के क्षेत्र में भारतीयों के योगदान को कोई मानता नहीं था। सभी लोगों का मानना था कि राजनीतिक चिंतन या राजनीतिक विचार का प्रारंभ यूनान और यूरोपीय देशों से हुआ। भारतीयों को योगदान को इसमें कोई नहीं समझता था, लेकिन कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र के प्रकाशन के पश्चात भारतीयों के प्रशासनिक चिंतन के रूप में योगदान को विश्व के सभी देशों ने समझा और उसके बाद उसका व्याख्या भी किया। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रशासनिक कला पर लिखी गई सबसे बृहद पुस्तक थी। तो आइए अब जानते हैं कौटिल्य का कुछ उसके जीवन के बारे में। कौटिल्य का जन्म 350 ईसा पूर्व में हुआ था। यद्यपि उसके जन्म लेकर कुछ विवाद की स्थितियां भी हैं। कुछ विचारक 400 ईसा पूर्व उसका जन्म मानते हैं, कुछ 350 ईसा पूर्व मानते हैं।
यद्यपि जो उसके जन्म स्थान को लेकर भी कुछ भ्रांतियां हैं। कुछ विचारक मानते हैं कि कौटिल्य का जन्म तक्षशिला में हुआ था, कुछ का मानना था कि नेपाल के तराई प्रदेश में हुआ था। लेकिन हम एक कौटिल्य के योगदान को उसके जन्म और उसके जन्म स्थान के संबंध में समझते हुए उसने कैसे तत्कालीन परिस्थितियों में नंद वंश के पतन के संबंध में उसने कैसे विचार प्रस्तुत किए और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसका भी अध्ययन करेंगे। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र किताब थी, ये 15 अधिकरणों में विभाजित थी। इन 15 अधिकरणों में विभाजित होने के पश्चात जो पहला अधिकरण और जो दूसरा अधिकरण और जो पांचवा और छठवें अधिकरण में कौटिल्य ने प्रशासनिक चिंतन के बारे में, राज्य कैसे सोचेगा, कैसे विचारेगा, इसकी बात की है। अर्थशास्त्र में जो अर्थ का तात्पर्य है, उसमें कौटिल्य ने बोला कि जो जीवन के लिए जो सबसे आवश्यक तत्व है, लाइवलीहुड के लिए जो सबसे आवश्यक तत्व है, वो अर्थ ही है। और इसके साथ साथ कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र के में समय जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसके बारे में भी डिटेल से बताया था। जब अर्थशास्त्र पुस्तक वो लिख रहे थे, उसके बारे में भी उन्होंने डिटेल से बताया कि उस समय जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो सेंट्रलाइज थी, केंद्रीकृत व्यवस्था थी, उसमें सभी लोगों को कार्य करना होता था। इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था थी, नौकरशाही के माध्यम से शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता था, जो कि कुछ नियमों, कुछ प्रिंसिपल इस पे आधारित थे। तो इन परिस्थितियों में आकर हम उनके कौटिल्य के विचारों को हम समझ सकते हैं कि कौटिल्य ऐसी परिस्थिति में जब एक राज्य का समाप्ति हो रही थी और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो रही थी, ऐसी परिस्थितियों में उसका अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया। तो अर्थशास्त्र की पुस्तक की अन्य ढेर सारी भी विशेषताएं मानी जाती हैं। जैसे ये राज्य शासन संचालन का मार्गदर्शक ग्रंथ माना जाता है कि किसी भी राज्य को कैसे प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करना चाहिए, कैसे राज्य के लोगों की हमेशा भलाई और हित के बारे में सोचना चाहिए, इसकी बात करता है अर्थशास्त्र। इसके साथ साथ अर्थशास्त्र पुस्तक में सबसे पहले कौटिल्य ने राजनीति को धर्मशास्त्र के बंधन से मुक्त किया। जहां 16वीं शताब्दी में आके मैकियावेली ने राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था को अलग किया था, वहीं 2500 साल पहले कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र पुस्तक में ही धर्म हित की जगह पर लोक हित और राज्य हित को अधिक महत्वपूर्ण मानने लगा था। जबकि हम वर्तमान में इसको मैकियावेली से जोड़ के देखते हैं, क्योंकि मैकियावेली के समय में राज्य व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था में बहुत ही संघर्ष विद्यमान था और वहां से फिर धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट आता है कि कैसे धर्म को राज्य की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और ऐसी ही परिस्थितियों में भारत में भी धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को लाया गया, लेकिन भारत की धर्मनिरपेक्षता और यूरोपीय देशों की धर्मनिरपेक्षता में व्यापक अंतर था, जिसकी वजह से भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता की जगह पर पंथ निरपेक्षता कर दिया गया था। इसके साथ साथ जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो अन्य विशेषताएं हैं, उसमें कहा गया है कि जो राजा का मुख्य कार्य होना चाहिए वो स्वहित नहीं होना चाहिए, बल्कि जनहित की सिद्धि करने वाला होना चाहिए। राजा हमेशा जनता के कल्याण के विषय में सोचेगा। राजा हमेशा उनकी भलाई कैसे हो सकती है, प्रशासनिक व्यवस्था का ऐसे संचालन करेगा ताकि उसमें लोगों का सर्वश्रेष्ठ विकास हो सके, सभी व्यक्तियों की उसमें भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इसकी बात की जाती है। इसके साथ साथ अर्थशास्त्र पुस्तक में कौटिल्य ने शासन व्यवस्था की कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, उसके बारे में भी विचार किया है। वैसे तो अरस्तु ने भी संविधानों का वर्गीकरण करते समय उसके 6 प्रकार की बात की, लेकिन उससे पहले ही कौटिल्य ने राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना है। उन्होंने माना था कि राजा जो होगा वो हमेशा सभी व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने वाला होगा। राजा, और अगर राजा उनकी सुरक्षा, उनकी शांति व्यवस्था को सुनिश्चित नहीं कर पाएगा तो राजा को उसको हटाने का भी अधिकार होगा। इसके साथ अर्थशास्त्र की जो अन्य विशेषताएं हैं वो है कि राज्य संप्रभुता का सर्वोच्च प्रतिपादन किया गया।
ये बात आकर आधुनिक समय में बोधा और ऑस्टिन के माध्यम से हम देखते हैं कि जो राज्य की संप्रभुता का विचार दिए। बोधा ने कहा कि संप्रभुता नागरिकों तथा राज्य जनों के ऊपर प्रयोग की जाने वाली वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ विकास कर सकता है। लेकिन राज्य की संप्रभुता का विचार सबसे पहले कौटिल्य के विचारों में और उसकी अर्थशास्त्र की पुस्तक में भी हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो अर्थशास्त्र किताब है, इसकी एक अन्य विशेषता है कि अर्थशास्त्र द्वारा सिद्धांत पर ज्यादा बल नहीं दिया गया था। इसमें व्यवहारिक रूप से प्रशासन को कैसे संचालित किया जाए, इसके बारे में बात की गई थी कि कैसे सभी व्यवस्थाओं को, सभी लोगों को मिलजुल कर हम एक साथ कर सकते हैं, एक साथ सभी व्यवस्थाओं को ऑर्गेनाइज तरीके से कर सकते हैं जिससे राज्य के सभी लोगों का कल्याण हो, इसकी बात की जाती है। तो इतना हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक के बारे में जानते हैं और कई विचारकों ने बोला कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुस्तक राज्य प्रशासन पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ निबंध है। कौटिल्य ने इसके बाद राज्य की उत्पत्ति एवं उसके कौन कौन से अंग होते हैं, इसके बारे में भी डिटेल से बात की है। यद्यपि अगर हम अर्थशास्त्र में देखें तो कोई राज्य की उत्पत्ति का उन्होंने क्रमबद्ध सिद्धांत की स्थापना नहीं की थी, लेकिन अर्थशास्त्र में अभिव्यक्त विचारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो कौटिल्य के समय की जो राज्य की बात थी, उसकी उत्पत्ति का आधार संविदा थी या सामाजिक समझौते थी। राज्य मानव जीवन की कल्याणकारी व्यवस्था को सुनिश्चित कर सकता था, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित जीवन यापन करने में समर्थ हो सकता था। जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत था कौटिल्य का, उस समय तत्कालीन व्यवस्था में विद्यमान अराजकता की स्थिति के कारण राज्य का उत्पन्न हुआ। उस समय अधिकारों का आधार था वो शक्ति था। जो व्यक्ति जितना शक्तिशाली होता था, वो अधिकारों को उतना ज्यादा प्रैक्टिस कर पाता था। आधुनिक शब्दों में कहें तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिद्धांत था। जो व्यक्ति शक्तिशाली होता था वो न्याय को प्राप्त कर लेता था, जो व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता था वो न्याय नहीं प्राप्त कर सकता था। वो शक्तिशाली व्यक्तियों के द्वारा हमेशा दबाया जाता था, जिसको कि आधुनिक समय में मत्स्य न्याय के सिद्धांत के भी माध्यम से जान सकते हैं। जैसे मत्स्य न्याय का सिद्धांत कहता है कि जैसे बड़ी मछली एक छोटी मछली को हमेशा निगल जाती है और हर समय न्याय व्यवस्था उसके अकॉर्डिंग, बड़ी मछली के अकॉर्डिंग ही चलती, वैसे ही शक्तिशाली व्यक्ति हमेशा अपने हितों के अनुसार न्याय की व्याख्या कर लेते हैं। इस स्थिति से, ऐसी कंडीशन से त्रस्त आकर मनु को लोगों ने अपना राजा घोषित किया और जो राजा बनाया गया, इसके माध्यम से राज्य का भी निर्माण होता है। तो जो कौटिल्य का राज्य और राजा का सिद्धांत था, एक ही साथ उत्पन्न होता है। राज्य की भी स्थापना होती है और राजा की भी स्थापना होती है। तो राज्य इस प्रकार एक मानव निर्मित, मनुष्य निर्मित संस्था है जो मनुष्यों द्वारा प्राकृतिक अवस्था की असहाय अराजक स्थिति से मुक्ति और एक सुरक्षापूर्ण एवं सुव्यवस्थित समाज व्यवस्था के लिए बनाई गई। तो इस प्रकार हम देखें तो जो राजा का प्रमुख कार्य था वो राज्य के लोगों की सुरक्षा करना और उसकी व्यवस्था को स्थापित करना। तो ऐसी परिस्थिति में राज्य की उत्पत्ति हुई कि मत्स्य न्याय से छुटकारा मिल सके, जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत को खत्म किया जा सके और राज्य के सभी व्यक्तियों के बीच समानता की स्थापना की जा सके और सभी व्यक्ति न्याय को महसूस कर सके। इसलिए राज्य की स्थापना और राजा की उत्पत्ति एक साथ कौटिल्य ने की थी। इसके साथ साथ कौटिल्य ने राज्य का जो सिद्धांत दिया वो उसका आंगिक राज्य का सिद्धांत है। आंगिक राज्य का जो सिद्धांत होता है उसमें मनुष्य के पूरे शरीर को ज्यादा महत्व दिया जाता है तुलना में उसके अंगों की तुलना में। जैसे कौटिल्य ने राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया है। उसका मानना था कि राज्य का निर्माण 7 प्रकार की संस्थाओं से मिलकर बनता है। उसमें उसने स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र,
इन 7 अंगों के माध्यम से राज्य का सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य ने प्रस्तुत किया। जो स्वामी है, कौटिल्य के अनुसार वो मनुष्य का मस्तिष्क है। जैसे मनुष्य के मस्तिष्क के द्वारा ही सभी गतिविधियां संचालित की जाती हैं, वैसे ही स्वामी या राजा के माध्यम से राज्य व्यवस्था की सारी गतिविधियां संचालित की जाती हैं। एक प्रकार से राजा शासन प्रणाली की धुरी होता है। कौटिल्य ने इसके लिए कई प्रकार के गुणों की पहचान की बात की। सभी व्यक्ति को राजा बनाने की बात नहीं करता है। कहता है कि राजा वही व्यक्ति बना हो जो उच्च कुल में जन्मा हो, जो तत्कालीन परिस्थितियों को समझने के साथ साथ भविष्य में और कौन सी चुनौतियां उसके सामने उत्पन्न हो सकती हैं, उसके बारे में भी सोचने की क्षमता रखता हो। अर्थात राजा उसी व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जिसकी सोच दूरदर्शी हो। जो राज्य व्यवस्था होती है, उन कमियों को कैसे दूर की जा सकती है, इन सभी की व्यवस्था सुनिश्चित करने वाला एक उच्च कुल के व्यक्ति को ही वो स्वामी के रूप में नियुक्त करता है। जो दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है राज्य के सप्तांग सिद्धांत का, वो अमात्य है। कहीं कहीं इसके लिए महामात्य शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। कौटिल्य ने अमात्य के लिए आंख शब्द का प्रयोग किया है। कहता है कौटिल्य की कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजा अपनी शासन व्यवस्था को अकेले नहीं संभाल सकता है। जब तक उसके पास योग्य मंत्रियों का समूह नहीं होगा, तब तक राज्य व्यवस्था को सही प्रकार से संचालित नहीं किया जा सकता है। कौटिल्य का मानना था कि जो अमात्य होते हैं वो गाड़ी के एक पहिए हैं, राजा दूसरा पहिया है, तो गाड़ी का एक पहिया दूसरे की सहायता के बिना अनुपयुक्त होगा। अगर अमात्य योग्य नहीं होगा तो राजा किसी भी प्रकार से शासन व्यवस्था का ठीक प्रकार से संचालन नहीं कर पाएगा। इसलिए अमात्यों की नियुक्ति करते समय भी राजा को यह ध्यान देना चाहिए कि उसका नियुक्ति का आधार योग्यता होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, भले ही राजा का कितना ही करीबी क्यों ना हो, उसका संबंधी ही क्यों ना हो, लेकिन उसको अमात्य नियुक्त नहीं करना चाहिए। अमात्य नियुक्ति में राजा को योग्यता का ही स्थान देना चाहिए। जो अमात्य हो वो सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। राजा का विश्वास उसके ऊपर बना रहना चाहिए, और जब विश्वास हो, सर्वगुण संपन्न और योग्य हो, तभी किसी भी व्यक्ति को अमात्य के रूप में राजा को नियुक्त करना चाहिए। अमात्यों की संख्या कितनी हो, इसका निर्धारण करने का अधिकार कौटिल्य ने राजा को दिया है। राजा पर छोड़ दिया था कि राजा जितनी भी संख्या में उसको उचित लगता है, उतनी संख्या में अमात्य या महामंत्रियों की नियुक्ति कर सकेगा। तो ये राज्य की सप्तांग सिद्धांत का उसका दूसरा पार्ट था। तीसरा पार्ट था जनपद। जनपद का तात्पर्य वर्तमान समय में लैंड। कोई भी एक राज्य की एक सीमा होती है, लेकिन जो कौटिल्य का जनपद था, इसके जनपद के अंतर्गत उसने दो तत्वों की, इसमें लैंड भी आता था और वहां की जनसंख्या भी आधारित थी। इन दोनों तत्वों से मिलकर कौटिल्य का राज्य बनता था। कौटिल्य ने इसके इसलिए 4 प्रकार के विविधीकरण भी किए हैं कि कैसे कैसे राज्य का, कैसे कैसे क्षेत्र का निर्माण होता है। इसमें कौटिल्य ने गांवों की संख्या के आधार पर इसका निर्माण किया है। उनका मानना था कि जो 800 गांवों से अधिक युक्त होंगे वो अस्थानीय माने जाएंगे, जो 400 गांवों से युक्त होंगे वो द्रोणमुख माने जाएंगे, और जो 200 गांवों से युक्त होंगे वो खारवटिक माने जाएंगे, और जो 10 गांवों से युक्त होंगे वो संग्रहण माने जाएंगे। तो कौटिल्य ने गांवों की संख्या के आधार पर जो राज्य के सप्तांग सिद्धांत का जो चौथा तत्व है वो दुर्ग है। कौटिल्य का मानना था कि राजा के पास हमेशा ऐसे कुछ दुर्ग होने चाहिए जिससे कि वो अपनी आक्रमण शक्ति का भी संचालन कर सके और अपनी प्रतिरक्षात्मक शक्ति की वो भी प्रदर्शन कर सके। इसके लिए कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों की बात की है। पहला औदिक दुर्ग की बात की है, जो
नदियों या जल से घिरा होगा, टापू के रूप में होगा, जहां पे शत्रु की सेना को पहुंचने में कठिनाई महसूस हो। राजा अगर कभी ऐसी परिस्थिति हो जहां पे उसको बचना हो, तो ऐसे दुर्ग का वो प्रयोग कर सकता है। जो दूसरे प्रकार का दुर्ग है वो पर्वत दुर्ग है। वो पर्वत दुर्ग विभिन्न गुफाओं में जाकर, ऐसी जटिल जगह पर जाकर जहां पे किसी भी शत्रु की सेना को पहुंचना मुश्किल हो, ऐसी जगह पर दुर्ग जो पर्वत श्रेणियों के मध्य बनक हो, उसको कौटिल्य ने पर्वत दुर्ग की संख्या दी। जो तीसरे प्रकार का दुर्ग है वो धानवन दुर्ग है। धानवन दुर्ग मरुस्थलों में स्थापित किए जाते हैं। मरुस्थल के बीच में जहां पे राजा अपनी पहुंच तो सुनिश्चित कर सकता है, लेकिन विपक्षी सेना वहां पर आने में उसको बहुत ही कठिनाई का अनुभव होगा। जो चौथा प्रकार का दुर्ग है वो वन दुर्ग है, जो झाड़ियों और दलदलों में कहीं सुदूर जगह पर बनाने की बात की गई थी कि जब राज्य कोई विकट स्थिति आ जाए तो ऐसे समय में राजा ऐसी जगह पर जाकर निवास कर सके। ये चौथा तत्व था। वहीं पांचवा जो तत्व था राज्य की सप्तांग सिद्धांत का, वो था कोष। किसी भी राज्य व्यवस्था को संचालन करने के लिए कोष या वित्त की स्थापना होती है। यह अधिकार कौटिल्य ने राजा को दिया था कि राजा विभिन्न प्रकार के टैक्स को लगा के कोष को संचित करता रहे, कि अगर किसी भी राज्य का खजाना अगर खाली हो जाएगा तो शासन व्यवस्था को संचालित करने में बहुत ही कठिनाई का अनुभव होगा। इसलिए राजा को टैक्स लगाने की छूट कौटिल्य ने दी थी। उनका मानना था कि जो कृषक हों वो अपने उपज का 1/6 भाग टैक्स के रूप में राज्य के खजाने में जमा करेंगे। जो व्यापारी वर्ग है वो अपने लाभ का 1/10 भाग राज्य के खजाने में संचालित करेंगे। वहीं अगर पशु व्यापार है, उससे अगर कोई लाभ होता है तो उसके अपने व्यापार लाभ का 1/50वां हिस्सा राज्य के खजाने में कोष के रूप में देना होगा। क्योंकि किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने की, सैनिकों को वेतन देने के लिए, व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए कोष की आवश्यकता होती है। तो बिना कोष के कोई भी राज्य संचालन ठीक प्रकार से नहीं हो सकता है। जो पांचवा तत्व था राज्य के आंगिक सिद्धांत का, वो दंड है। राजा को दंड देने की भी छूट कौटिल्य ने दिया है। अगर कोई व्यक्ति राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करता है या राज्य के प्रशासन को अपने हाथों में लेता है, तो ऐसे समय में राजा उसको दंड देने की बात कर सकता है। इसके लिए दंड के लिए कौटिल्य ने 2 प्रकार के न्यायालयों की बात भी की है। एक धर्मस्थीय न्यायालय की बात की उन्होंने, तो जबकि दूसरे प्रकार के न्यायालय में कंटक शोधन न्यायालय की बात की है। जहां कंटक शोधन न्यायालय जो है वो दंड प्रक्रिया की, दंड विधि को संचालित करता है। धर्मस्थीय न्यायालय है वो सिविल लॉ का तात्पर्य हम वर्तमान समय में जो अनुच्छेद 44 में कॉमन सिविल कोड है उसके माध्यम से समझ सकते हैं। जो राज्य के अंतिम तत्व की बात कौटिल्य ने अपने विचारों में की है, उसमें वो मित्र है। कौटिल्य का मानना था कि राज्य के राजा को हमेशा अपने कुछ ऐसे मित्र बनाए रखने चाहिए, कुछ ऐसे राज्य के देश के नेताओं को अपना मित्र बनाए रखना चाहिए जो उसका संकट काल में उसके साथ खड़े हो सके। जब कोई देश उसके ऊपर आक्रमण करे तो वो उसका आकर साथ दे सके। तो इन 7 तत्वों के माध्यम से कौटिल्य ने अपने आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो कौटिल्य का आंगिक सिद्धांत इन 7 तत्वों से मिलकर बना है, जिसके माध्यम से हम राज्य व्यवस्था का सफल प्रकार से संचालन कर सकते हैं। जो कौटिल्य का अगला सिद्धांत है जो हमें देखना है, वो है कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत उसकी विदेश नीति से संबंधित है। कौटिल्य ने 12 प्रकार के राज्यों की बात अपने राज्य सिद्धांत के अंतर्गत की है। कौटिल्य का जो पहला सिद्धांत था, जो बिजुगुसु था, जो
राज्य का अपना विस्तार करना चाहता था। लेकिन उस मंडल सिद्धांत के माध्यम से कौटिल्य ने पहला जो पड़ोसी देश होता था उसको कौटिल्य ने अरि की संज्ञा दी थी। क्योंकि किसी भी जो दो देश के बॉर्डर सटते हैं उन दो देशों के बीच में राष्ट्रीय हित को लेकर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जब टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे समय में वो शत्रु की भूमिका में ही आते हैं। क्योंकि दो देशों के बीच जब राष्ट्रीय हित टकराने लगते हैं तो उनके बीच मित्रता का संबंध नहीं हो पाता, जिसकी वजह से अरि जो पड़ोसी राज्य है वो अरि की संज्ञा में रहता है। जो अरि का पड़ोसी है वो बिजुगुसु का मित्र है। बिजुगुसु चूंकि अरि की सीमा मित्र के साथ टकराती है, जो दो राज्यों के बीच में, तो जो शत्रु का शत्रु होता है वो मित्र हो जाता है। तो कौटिल्य का मानना था कि बिजुगुसु को मित्र के साथ हमेशा मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जब भी अरि उसके ऊपर आक्रमण करेगा तो मित्र के रूप में उसको एक सहयोग मिलेगा। तो ये तीसरे प्रकार का राज्य था। जो चौथा है वो अरिमित्र है। अरिमित्र एक प्रकार से ऐसा विचारक है, ऐसी जो अरि का मित्र है। कारण ये है क्योंकि मित्र जो बिजुगुसु का है उसकी सीमा लगती है अरि के साथ, इसलिए वो बिजुगुसु का एक प्रकार से दुश्मन होगा और जो अरि है उसका मित्र होगा। तो कौटिल्य ने अपने इस सिद्धांत में जो चौथा है वो अरि मित्र की बात की। जो पांचवें प्रकार का राज्य है वो मित्र मित्र है। कौटिल्य का मानना था कि जो मित्र मित्र है वो बिजुगुसु का मित्र होगा, क्योंकि उसकी सीमा अरि मित्र राज्य के साथ संचालित हो रही है, उसकी सीमा उसके साथ लग रही है, जिसकी वजह से उसके हित टकराएंगे। तो अरि मित्र का जो दुश्मन होगा मित्र मित्र, वो कौटिल्य का जो बिजुगुसु है उसका वो मित्र होगा। इसके बाद जो उसकी अगली है अरि मित्र मित्र, चूंकि वो अरि का मित्र है इसलिए बिजुगुसु के साथ वो दुश्मनी जैसा व्यवहार करेगा। तो कौटिल्य ने जो एक क्षेत्र की जो सीमा थी उसके लिए तो इसकी बात की, ये जो दूसरे क्षेत्र की सीमा थी जो बिजुगुसु के बाएं तरफ के राज्य थे उसको कौटिल्य ने पार्षणिक ग्रह की संज्ञा दी। कौटिल्य का मानना था कि जो बिजुगुसु होगा उसको अरि की तरफ सीमा का विस्तार करना चाहिए। तो ये मन में सहसा ये विचार उत्पन्न होता है कि आखिर में ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि पार्षणिक ग्रह की तरफ बिजुगुसु को राज्य का विस्तार करने की बात कौटिल्य नहीं करता है। इसको लेकर कौटिल्य का मानना था कि जो पार्षणिक ग्रह है वो बिजुगुसु से ज्यादा शक्तिशाली है, उसके पास ज्यादा सेना है, वो उसकी तरफ आक्रमण करने पर उसके हारने की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहेगी, जिसकी वजह से कौटिल्य ने अपने सप्तांग अपने मंडल सिद्धांत में अरि की सीमा की तरफ अपने बिजुगुसु को सीमा विस्तार करने की बात कहता है। पार्षणिक ग्रह जो कि शक्तिशाली है इसलिए वो उसकी तरफ सीमा का विस्तार नहीं करना चाहिए, और चूंकि पार्षणिक ग्रह की सीमा भी बिजुगुसु के राज्य के साथ लगती है इसलिए वो बिजुगुसु का शत्रु होगा, क्योंकि जो दो देशों की सीमा एक दूसरे के साथ लगती हैं उसमें राष्ट्रीय हित कहीं ना कहीं टकराते हैं और राष्ट्रीय हित के टकराने के कारण उनमें शत्रुता जैसा व्यवहार पाया जाएगा। पार्षणिक ग्रह के बाद जो दूसरा राज्य होगा वो आक्रंद होगा। क्योंकि पार्षणिक ग्रह का पड़ोसी राज्य आक्रंद है तो आका ये स्वाभाविक रूप से दुश्मन होगा, और आक्रंद का स्वाभाविक रूप से दुश्मन होने के कारण यह भी बहुत स्वाभाविक है कि यह बिजुगुसु के साथ भी
इसके साथ दुश्मनी जैसा व्यवहार होगा। जो अंतिम है आक्रंद सार, चूंकि आक्रंद सार की सीमा पार्श्वनिक ग्रह के साथ लग रही है, तो पार्श्वनिक ग्रह और आक्रंद सार के बीच भी दुश्मनी जैसा माहौल होगा। लेकिन चूंकि पार्श्वनिक ग्रह सार विजिगुसु का दुश्मन है, इसलिए आक्रंद सार कौटिल्य का कि जो विजिगुसु है उसका स्वाभाविक मित्र होगा। जो विजयी करने के लिए, जो राज्य का विस्तार करने वाला राज्य है, उसके लिए वो मित्र का काम करेगा। तो इसके साथ साथ दो अन्य प्रकार के राज्यों की भी बात कौटिल्य ने की है। जो 11वें प्रकार का राज्य है वो माध्यम है। माध्यम का मानना था, कौटिल्य का मानना था कि जो माध्यम है वो विजिगुसु और अरि दोनों की सीमा से लगने वाला राज्य और दोनों से समान प्रकार की मैत्री और समान प्रकार की दुश्मनी रखता है। जब भी वो दोनों राज्य जाते हैं तो उनके पास वो सहयोग की भूमिका में खड़ा रहता है। इसके प्रकार जो चौथा प्रकार का राज्य जिसमें कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत के बारे में बताया है वो उदासीन है। जो उदासीन राज्य है वो वैश्विक व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है और वो इतना शक्तिशाली है कि इन राज्यों से उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए विजिगुसु उसकी तरफ शत्रुता भाव से नहीं देख सकता है, बल्कि उसके हमेशा उससे सहयोग की ही अपेक्षा करता है। तो जो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए इसकी बात करता है। लेकिन जो मंडल सिद्धांत के एक सहायक सिद्धांत के रूप में कौटिल्य ने षड्गुण नीति की बात की है। षड्गुण सिद्धांत प्रस्तावित किया है कि कैसे दो राज्य आपस में व्यवहार कैसे करेंगे। ये तो सीमा के आधार पे थी, ऐसी परिस्थितियों में राजा कैसे व्यवहार करेगा इसकी व्याख्या कौटिल्य ने अपने षड्गुण नीति में की है। षड्गुण नीति का जो सबसे पहला तत्व है वह संधि है। कौटिल्य का मानना था कि राजा को जब भी लगे कि वो जीतने की परिस्थिति में नहीं है, राजा जीत नहीं सकता है, ऐसी परिस्थिति में उसे विपक्षी राजा के साथ संधि कर लेना चाहिए। संधि करने का कारण यह है कि राजा उस समय उसको जीत नहीं सकता है। लेकिन कहता है कि जब राजा दूसरे राज्य के साथ संधि करे उस परिस्थिति में उसको अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहिए, शक्ति का लगातार विस्तार करना चाहिए ताकि भविष्य में उसे दूसरे राज्य को जीतने में आसानी हो सके। जो राज्य के षड्गुण नीति का जो दूसरा भाग्य था वो विग्रह था। विग्रह का अर्थ है युद्ध, लेकिन यह युद्ध जैसी वास्तविक स्थिति नहीं है। कौटिल्य का मानना था कि जब भी राजा को यह लगे कि उसकी इतनी शक्ति हो गई है कि वो आने वाले समय में किसी भी राज्य का सामना करने के लिए तैयार है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको संधि का विग्रह कर देना चाहिए। और विग्रह से पूर्व कौटिल्य का मानना था कि जो मंडल सिद्धांत के अंतर्गत जो उसके मित्र राष्ट्र हैं उन सबसे सलाह जरूर लेना चाहिए, कि बिना सलाह लिए राजा को किसी भी अपने शत्रु राज्य के ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसके पीछे कारण था, क्योंकि अगर जो विपक्षी राजा अगर वो ज्यादा शक्तिशाली हुआ तो उस समय राजा को कहीं ना कहीं अपने मित्र राष्ट्रों की तरफ देखना होगा, और अगर उसको पहले से मित्र राष्ट्रों से सलाह नहीं लिया रहेगा तो ऐसी परिस्थिति में उसका कोई भी राज्य सहयोग नहीं करेगा। तो विग्रह करने से पहले कौटिल्य राजा को सलाह देता है कि उसे मंडल सिद्धांत के जो उसके मित्र राष्ट्र हैं उनसे जरूर परमिशन ले लेनी चाहिए, उनसे एक सलाह ले लेनी चाहिए। जो तीसरा कंडीशन है जिसे कौटिल्य ने यान की संज्ञा दी है,
यान के अंतर्गत कौटिल्य का मानना था, यान एक प्रकार की युद्ध की परिस्थिति है। कौटिल्य कहता था कि जब राजा को लगे कि वो तत्कालीन परिस्थितियों में जो अपना विपक्षी राजा है उसको विजित कर सकता है, विपक्षी राजा इतना कमजोर है कि वो उसके आक्रमण का सामना ठीक प्रकार से नहीं कर सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में राजा को विपक्षी राजा के ऊपर आक्रमण कर देना चाहिए। जो चौथी नीति थी सद्गुण नीति के अंतर्गत, वो आसन थी। आसन व्यवस्था के अंतर्गत कौटिल्य का मानना था कि जब राजा को लगे कि वह न इतना शक्तिशाली रह गया, तो ऐसी परिस्थिति में उसे अन्य सभी राज्यों की उपेक्षा करते हुए अपने शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, चुपचाप शांति में बैठकर अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में विपक्षी देश के राजाओं को इसका ख्याल भी नहीं होना चाहिए कि क्या राजा कर रहा है, और जब उसको लगे कि अब इतनी शक्ति हो गई है, तब भी एक समय के सीमा तक उसको आराम से रहना चाहिए, अपनी परिस्थिति का आत्म मूल्यांकन करना चाहिए। इसके साथ जो पांचवी उसकी नीति थी सद्गुण नीति के अंतर्गत, वो संश्रय की स्थिति थी। संश्रय के अंतर्गत कौटिल्य बोलता है कि वो शरण लेने की स्थिति थी। जब भी राजा को लगे कि वो ना शत्रु को हानि पहुंचाने की स्थिति में है और ना ही अपनी रक्षा करने की स्थिति में है, तो ऐसी परिस्थिति में राजा को संश्रय या किसी दूसरे राजा के संरक्षण में चला जाना चाहिए, क्योंकि राजा इस समय ना अपनी सुरक्षा कर सकता है, ना ही किसी दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण करने की स्थिति में। तो ये उसके सद्गुण नीति का छठा तत्व था। इसके साथ जो सातवां तत्व था वो द्वैधी भाव की स्थिति है। द्वैधी भाव की स्थिति के अंतर्गत कौटिल्य का मानना था कि इसमें दो विरोधी प्रवृत्तियों को एक साथ अपनाया जाता था। कौटिल्य कहता था कि ऐसी स्थिति में राजा को एक राजा के साथ तो संधि करना चाहिए, जबकि दूसरे राजा के साथ विग्रह जैसी प्रवृत्ति को अपनाना चाहिए। तो एक साथ इन दो नीतियों को संचालन करने के लिए द्वैधी भाव की स्थिति को कौटिल्य ने अपने सद्गुण नीति में किया था। तो इस प्रकार इन सात तत्वों को के माध्यम से कौटिल्य अपनी सद्गुण नीति को संपादित करता है कि किसी भी राज्य को अपनी व्यवस्था को संचालित करने के लिए इन सातों तत्वों का हमेशा ध्यान देना चाहिए और हमेशा शक्ति को बढ़ाए रखने का प्रयास करना चाहिए। तो अभी तक हमने देखा कि कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति का क्या सिद्धांत है, कौटिल्य के राज्य का सप्तांग सिद्धांत हमने देखा, फिर कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को हमने देखा, और मंडल सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में लागू करने के लिए हमने उसकी सद्गुण नीति को देखा। अब हम आते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए उसने टैक्सेशन के बारे में क्या विचार दिया, टैक्स के बारे में कैसे कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में लिखा है, इसको देखते हैं। कौटिल्य का मानना था कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए टैक्स लगाना बहुत ही आवश्यक होता है, लेकिन कहता था कौटिल्य कि जो लोकवित्त होना चाहिए, जो पब्लिक का जो पैसा है, वो राजा की इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं खर्च होना चाहिए, बल्कि राज्य के कल्याण, राज्य में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए खर्च होना चाहिए। टैक्स को नो डाउट कौटिल्य एक इंपॉर्टेंट तत्व मानता है, राज्य की आय का प्रमुख साधन मानता है, लेकिन राज्य उस जो टैक्स प्राप्त होगा उसको लोगों के कल्याण के लिए ही खर्च करेगा। और टैक्स कैसे वसूला जाए, इसके बारे में भी कौटिल्य ने बृहद रूप से बताया। कौटिल्य का मानना था कि किसी भी के ऊपर बहुत भारी मात्रा में टैक्सेशन नहीं करना चाहिए, टैक्सेशन एक प्रकार से हनी भी रूप में करना चाहिए। जैसे
जब भी हनी भी कलेक्ट करती है तो वो फूल को उतना ही अपने यूज भर का चीजें ले लेती हैं, लेकिन पूरे फूल को वो नष्ट नहीं करती हैं। वैसे ही टैक्स को ग्रहण करते समय, लेते समय राज्य को भी देखना चाहिए कि किसी के ऊपर बहुत ही ज्यादा करापात ना हो जाए, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स का भार ना पड़ने पड़े। इन सभी चीजों का राज्य को देखना चाहिए। इसके साथ साथ कौटिल्य का मानना था कि जो टैक्स प्रणाली है उसमें फेयरनेस होना चाहिए। सभी लोगों के साथ साफ सुथरे सुथरे प्रकार की टैक्स व्यवस्था को अपनाई जाना चाहिए। इसके साथ साथ टैक्सेशन में स्टेबिलिटी होना चाहिए। ऐसी कंडीशन नहीं होना चाहिए कि एक समय में टैक्स लगाया और उसके बाद तुरंत ही बहुत ही ज्यादा टैक्स को बढ़ा दिया। एक स्टेबिलिटी होना चाहिए ताकि राज्य की जनता उसके भार को सह सके, कि किस प्रकार हमें भविष्य में कितना टैक्स देना उसको पता हो। अगर हम अचानक रूप से टैक्स को बढ़ा देंगे तो कोई भी व्यक्ति के ऊपर ज्यादा भार पड़ेगा और उसके वो आर्थिक गतिविधियों को संचालित नहीं कर पाएगा। जो टैक्स के प्रणाली के संदर्भ में जो अगला बात थी उसका मानना था कौटिल्य का कि फेयरनेस होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इसके साथ फिस्कल फेडरलिज्म भी होना चाहिए। सभी राज्यों के साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। टैक्स को कलेक्ट करते समय केंद्र और राज्य के बीच में एक सहयोग की प्रवृत्ति को देखना चाहिए और प्रत्येक राज्य के साथ बराबरी का व्यवहार करते समय किसी भी राज्य के साथ हैवी टैक्सेशन नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार राज्य की आय के स्रोत के रूप में तो टैक्स को एक महत्वपूर्ण भूमिका मानता है कौटिल्य, लेकिन वो कहता है कि जो राज्य टैक्स का जो संग्रहण करेगा इसको वो लोगों के कल्याण के लिए ही खर्च करेगा और उसी के माध्यम से राज्य व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। इसके साथ साथ कौटिल्य ने गवर्नेंस को लेकर भी अपने विचार दिए कि राज्य व्यवस्था को जो गवर्निंग बॉडी है उसको कैसे बिहेव करना चाहिए। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में गुड गवर्नेंस की बात की है। गुड गवर्नेंस की बात के तहत उसका मानना था कि जो भी जनता की डिमांड्स हो उस पे जो सरकार के कर्मचारी हो रिस्पॉन्सिव हो, तुरंत प्रतिक्रिया देते हो, जो राज्य की में व्यक्तियों की मांगे उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हो और एज ए सर्वेंट काम करना है, न कि मालिक के रूप में काम करना है। तो गुड गवर्नेंस की अवधारणा जो वर्तमान में भी प्रचलित है उसको हम कौटिल्य के समय से ही देख सकते हैं। इसके साथ साथ वर्तमान में एक बहुत ही बड़ी समस्या जो सभी राज्य फेस करते वो है भ्रष्टाचार की समस्या। कौटिल्य का मानना था कि भ्रष्टाचार को हम सभी काल और सभी परिस्थितियों और सभी प्रकार की शासनिक व्यवस्था में देख सकते। कोई भी कालखंड या कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी नहीं थी जिसमें हम भ्रष्टाचार को ना देख पाए, लेकिन वो भ्रष्टाचार को दूर करने की बात करता है। कहता है कि कौटिल्य कहता है कि भ्रष्टाचार पानी में रहने वाली उस मछली के समान है कि वो तैरते पानी में तैरते तैरते ही कब पानी का एक घूंट अपने मुंह में ले लेती है और किसी को पता नहीं चलता है। वैसे ही राज्य व्यवस्था के संचालन में जो सत्ता में जो व्यक्ति होता है वो कब भ्रष्टाचार की गतिविधियों को संचालित कर देता है इसका किसी को भी पता नहीं चलता है। लेकिन भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कौटिल्य उसके कुछ उपाय भी बताता है। कौटिल्य का मानना था कि मटेरियल रूप में और डिमोशन के रूप में उसने दो प्रकार के उपाय बताए। मटेरियलिस्टिक उपाय के अंतर्गत उसने बोला कि राज्य के कर्मचारियों की जो सैलरी होगी उसको कम किया जा सकता है, हमेशा उनको उतनी ही सैलरी नहीं दी जाएगी। इसके साथ उसने दूसरा बात की कि डिमोशन करके भी हम रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाए उसका प्रमोशन न करके उसके प्रशासनिक व्यवस्था में उसका डिमोशन कर दिया जाए। अकाउंटेबिलिटी मेथड लाया जाए कि जो व्यक्ति जिन गतिविधियों को संचालित कर रहा है
वो उसके प्रति अकाउंटेबल भी रहे, उसके जितने भी अगर दुष्प्रभाव देखे जाएं उसको लेकर एक अकाउंटिंग सुनिश्चित की जाए कि किस व्यक्ति की ये जिम्मेदारी थी। तो अपने भ्रष्टाचार के को वो स्वीकार तो करता है कि सभी प्रणालियों में भ्रष्टाचार की गतिविधियां संचालित होती हैं, लेकिन उसके उपाय की भी चर्चा करता है। और कौटिल्य ने ये जो बात 2500 साल पहले की थी, वर्तमान में भी सभी राज्य इन गतिविधियों से पीड़ित हैं। भ्रष्टाचार रूपी रोग से सभी राज्य अभी भी पीड़ित हैं। तो कौटिल्य ने ये भ्रष्टाचार के विषय में अपने विचार रखे थे। तो इस प्रकार हम कौटिल्य को समरी रूप से देखें तो कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति का कैसे हुआ ये बात की। कौटिल्य का जो प्रशासनिक व्यवस्था पर लिखा गया जो ग्रंथ था अर्थशास्त्र, इसकी चर्चा की। हमने उसके मंडल सिद्धांत को देखा, राज्य की उत्पत्ति का सप्तांग सिद्धांत देखा। इसके साथ हमने राज्य की जो षडगुण नीति है उसको देखा। इसके साथ भ्रष्टाचार के विषय में कौटिल्य ने क्या कहा है उसको भी देखा। टैक्स की प्रणाली क्या है ये देखा। हम उम्मीद करते हैं कि कौटिल्य के विषय में जो बृहद रूप से चर्चा की गई, इसके माध्यम से आपको कौटिल्य समझ में आए होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि कौटिल्य को आने वाले कभी भी जो परीक्षा में प्रश्न होंगे उनको इस जो लेक्चर के माध्यम से आपने जो समझ विकसित की उसके माध्यम से आप परीक्षा में उसको लिख सकेंगे। अब हम दूसरे विचारक गांधी जी के बारे में संक्षिप्त रूप से देखेंगे, क्योंकि समय बहुत ही कम है, टाइम बाउंड का यहाँ पे बहुत ही नियम है, जिसकी वजह से हम आगामी 10 मिनट में कौटिल्य के बाद गांधी ने राज्य व्यवस्था के संबंध में क्या विचार दिए हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे। गांधी का जो आदर्श राज्य था, गांधी ने अपने आदर्श राज्य को राम राज्य कहा है। जो गांधी का राज्य व्यवस्था से सिद्धांत है, वो राज्य समाप्ति का विचार देते हैं। उनका मानना था कि राज्य होता है वो हिंसा विधि पर टिका होता है। का मानना था कि अगर हम राज्य हिंसा की समाप्ति कर दें, राज्य के लोगों में नैतिकता का विकास कर दें, तो राज्य नामक संस्था की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मनुष्य इतना नैतिक रूप से विकसित हो चुका रहेगा कि राज्य जो कि हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने के लिए अस्तित्व में है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्यक्तिवाद जो बोलता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, वहीं जो अराजकतावाद है वो बोलता है कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। व्यक्तिवाद जो कहता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, उसके अंतर्गत ये मानना था कि राज्य इसलिए बना हुआ है क्योंकि कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिसमें समाज के सभी लोग भाग लेना नहीं चाहते। व्यक्तिवाद अहस्तक्षेप की नीतियों पर आधारित होता है। उसमें राज्य व्यक्ति के जीवन में जितना कम से कम हस्तक्षेप करे उस पर आधारित होता है। लेकिन कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जिसमें व्यक्ति इन्वॉल्व होना नहीं चाहता है, वहां पे राज्य को इंटरफियर करना पड़ता है। जैसे सभी व्यक्ति 4 व्हीलर से चलना तो पसंद करते हैं, एसी में रहना तो पसंद करते हैं, लेकिन उसके द्वारा जो इन्वायरमेंट को हानि हो रही है, पर्यावरण को हानि हो रही है, तो पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई आगे आने नहीं चाहेगा। गाड़ी से सब लोग चलना चाहेंगे, एसी में सभी व्यक्ति रहना चाहेंगे, लेकिन पर्यावरण की गतिविधि को, पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसकी तरफ व्यक्ति नहीं आते। तो ऐसे समय में राज्य की आवश्यकता पड़ती है। राज्य आकर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी पूरे सप्ताह वन सप्ताह मनाया गया, पूरे वनों को लगाने का एक अभियान चलाया गया, ये राज्य के माध्यम से ही संचालित हो पाया। तो वहीं जो अराजकतावाद है वो राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानता है, और गांधी को भी दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी कहने के पीछे जो तर्क था, क्योंकि अराजकतावाद मानता है कि राज्य एक
बुराई ही नहीं है बल्कि अनावश्यक भी है, अवांछित है, उसका कोई अस्तित्व रहने की नहीं जगह है। उसके पीछे कारण ये था, अराजकतावाद मानता है कि जो जो राजतंत्र नहीं होगा तो उसके अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। तो जहां अराजकतावाद मानता था कि जो राज बस अनावश्यक है और बुराई है क्योंकि वो स्वतंत्रता में खलल डालता है, वहीं गांधी का भी मानना था कि राज्य की जब व्यक्ति अपने सर्वोच्च नैतिक स्तर को प्राप्त कर लेगा, जब मनुष्यों में हिंसा जैसी गतिविधि नहीं रहेगी। वर्तमान समय में हम राज्य की आवश्यकता क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि व्यक्तियों के बीच में हिंसा है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने जब हित टकराते हैं वैसे में हिंसात्मक हो जाते हैं। तो ऐसे समय में पुलिस की, न्यायालय की, इन सभी व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ती है। गांधी का मानना था कि अगर व्यक्ति नैतिक रूप से अपना विकास कर ले और सहयोग की प्रवृत्ति एक दूसरे में डेवलप कर ले तो ऐसी परिस्थिति में राज्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। गांधी का मानना था कि न्यायालय जो है, जो न्याय प्रदान करते हैं, उनका जो दो व्यक्ति हैं उनसे कोई सरोकार नहीं है। दो व्यक्तियों का आपसी झगड़ा हुआ और तीसरा व्यक्ति केवल पैसे लेकर सकता है। इन आधारों पर गांधी ने अपने राज्य की समाप्ति का विचार दिया कि राज्य वर्तमान समय में तो जरूरत है उसकी, क्योंकि राज्यों के बीच में हिंसा है, व्यक्तियों के बीच में हिंसा है, जिसकी वजह से राज्य की आवश्यकता है। लेकिन फ्यूचर में जब राज्य में नैतिकता आ जाएगी, राज्य व्यक्तियों में नैतिकता का विकास हो जाएगा, उसके बाद राज्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन राज्य की आर्थिक व्यवस्था का संचालन कैसे होगा जब राज्य की स्थापना नहीं होगी? इसके लिए गांधी ने अपने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। जो गांधी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है उसमें मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति के पास उद्यमिता का गुण नहीं होता है। जिस व्यक्ति के पास उद्यमिता का गुण होता है वो व्यक्ति आर्थिक व्यवस्था का संचालन करे, और उस आर्थिक व्यवस्था का संचालन करते समय जो उसे लाभ प्रदान हो, जो प्रॉफिट हो, उसको वो अपना न समझे बल्कि राज्य व्यवस्था को संचालित करने समय उसका न्यासी समझे। जब न्यासी समझेगा व्यक्ति तो ऐसी परिस्थिति में उस पर कोई निजी संपत्ति नहीं होगा, और जब निजी संपत्ति नहीं होगी तो कोई विरोधाभास जैसी स्थिति या दो व्यक्तियों में टकराव जैसी स्थिति भी उत्पन्न नहीं होगी। तो जब टकराव जैसी स्थिति नहीं उत्पन्न होगी तो राज्य की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ गांधी ने बोला था कि राज्य को समाप्ति इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि राज्य कभी न कभी जो अपने साध्य को प्राप्त के लिए जो साधन होते हैं वो उसके अनुचित होते हैं। गांधी ने साधन और साध्य दोनों की पवित्रता की बात की थी। कहते थे कि अगर हम एक ऐसे साध्य को प्राप्त करना चाहते हैं जो बहुत ही ईमानदारी पे टिका हो, जो बहुत ही पुण्य हो, तो ऐसे पुण्य आदर्श या साध्य को प्राप्त करने के लिए जो उसका साधन होना चाहिए वो भी पवित्र होना चाहिए। तो से दोनों की पवित्रता की बात करते थे। इसके बाद गांधी जो सत्ता का संचालन कैसे हो, इसके लिए उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत गांधी का मानना था कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें ऊपर से नीचे की तरफ सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होना, बल्कि सत्ता नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। जो आर्थिक विकास की जो गतिविधि है वो नीचे से ऊपर की तरफ संचालित होनी चाहिए। उसके पीछे कारण था, गांधी का मानना था कि ऊपर के जो सत्ता में लोग बैठे
वो निचले तबके की क्या समस्याएं हैं उसको सही प्रकार से समझ नहीं सकते। जो नीचे के लोग हैं वो अपनी समस्याओं का और अपनी विकास की नीतियों को अच्छी प्रकार से संचालित कर सकते हैं। इसके लिए गांधी ने 5 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी और गांधी के इसी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया गया था। लेकिन धीरे धीरे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति को और बढ़ाते हुए 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने वर्तमान में सभी राज्यों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि हम अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका देंगे। नीतियों को निर्धारित करने में, अपने लाभ की गतिविधियों का निर्धारण करने में, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को निचले स्तर तक पहुंचाने में हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। इसके साथ साथ जो गांधी की धर्म और राजनीति संबंधी विचार हैं, जहां हम देखते हैं कि सभी विचारक धर्म और राजनीति को अलग करने की बात करते हैं, लेकिन गांधी कहते हैं कि ये धर्म की गलत समझ के कारण ऐसा है। धर्म का तात्पर्य है कि प्रत्येक मनुष्य को सही रास्ते पर दिखाना, और राजनीति भी अगर सही रास्ते पर नहीं चलेगी तो ऐसे लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चलेगी, सत्ता का हस्तांतरण लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होगा, तो हम साध जो हमारा बहुत ही पवित्र है उसको नहीं प्राप्त कर सकते। तो धर्म हमेशा सही रास्ते पर चलने की बात करता है, और राजनीति भी अगर सही रास्ते पर नहीं चलेगी तो हम अपने उचित साध्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो गांधी धर्म और राजनीति के मिश्रण की बात करते हैं। धर्म को गलत समझ के कारण ये कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ये उनके अकॉर्डिंग नहीं है। गांधी के विषय में आइंस्टीन ने एक बात बोली थी कि अगर आने वाली पीढ़ियां हो सकता है कि ये भरोसा ही ना करें कि एक ऐसा दुबले पतले वाला हाड़ मांस का इंसान इस धरती पर हुआ था जिसने लोगों को इतना अच्छी बातें बताई, भविष्य में लोगों को कैसे शासन व्यवस्था का संचालन हो, इसकी बात की। गांधी की वर्तमान समय में हम अगर उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में प्रासंगिकता को देखें तो वर्तमान समय में जब हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, जब हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, इन सभी गतिविधियों को अच्छे प्रकार से संचालित करने के लिए गांधी की उपयुक्तता अभी भी बनती है। उनके सत्य और अहिंसा का जो विचार था, वर्तमान समय में जब हिंसा पे आधारित विश्व के देश सभी, यूक्रेन और रूस का संकट चल रहा है, पूरा देश एक प्रकार से हिंसा की गतिविधियों में इन्वॉल्व है, तो ऐसे समय में गांधी की प्रासंगिकता सत्य और अहिंसा के आधार पर भी परिलक्षित होती है। हम गांधी के बारे में इतना जाने क्योंकि गांधी ने प्रशासनिक चिंतन के क्षेत्र में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत दिया, आर्थिक व्यवस्था के संबंध में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, और सत्य और अहिंसा का सिद्धांत दिया, और उनका जो आदर्श राज्य था वो राम राज्य पर आधारित था। इन सभी बातों को हमको गांधी के अंतर्गत जानना चाहिए। तो हम आज कौटिल्य और गांधी के विषय में इस संक्षिप्त समय में मैं जितना आपको बता पाया, उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। धन्यवाद।